बारिश और बाढ़ में डूबते भारत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे देश की अलग अलग सरकारों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हाल के वर्षों में बना है, हाल के दशकों में बना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं है, जबकि इसी देश में मुगलों ने, हिंदू राजाओं ने और अंग्रेजों के जमाने में जो पुल बने, इमारतें बनी, बड़े बड़े भवन बने, वो आज भी सुरक्षित खड़े हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश और बाढ़ से हमारे देश में 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 52 लोग लापता हैं। इनमें 11 मौत देश की राजधानी दिल्ली में हुई, 15 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए, 10 मौत उत्तराखंड में, 4 जयपुर में और 2 लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मारे गए और वहां अब भी 52 लोग लापता हैं। और ये सारे वो अभागे लोग हैं जिनकी हत्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हथियार से हुई जिसके निर्माण के लिए सरकारों ने इन्हीं लोगों से टैक्स लिया था। इनमें कुछ लोग बारिश में करंट लगने से मारे गए, कुछ नालों और बेसमेंट में डूबकर मर गए, कुछ लोगों की मौत उनके मकान की छत या दीवार गिरने से हो गई और ये वो मकान थे जिनका सरकारें हाउस टैक्स भी लेती थी। बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर की बारिश और बाढ़ में इतने गरीब और आम लोगों की जान चली गई, लेकिन यहां कोई नेता और सरकार आज इन गरीबों की जाति की बात नहीं कर रहा। क्या आपको पता है कि दिल्ली का हर व्यक्ति सरकार को सालाना 80,000 रुपए का टैक्स देता है। गुरुग्राम में 2.5 लाख रुपए का टैक्स प्रति व्यक्ति देता है। मुंबई में 2.25 लाख रुपए, बेंगलुरु में लोग 1.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं औसतन, अहमदाबाद में 70,000 रुपए और चेन्नई में हर व्यक्ति सरकार को सालाना 75,000 रुपए का टैक्स देता है। और सरकारें टैक्स के इसी पैसे से जो सड़कें, हाईवेज, पुल, अस्पताल, स्कूल और एयरपोर्ट्स बनाती हैं, उनकी कुछ ही वर्षों में क्या दुर्गति होती है वो आज आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और असल में बाढ़ के इस पानी ने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया है। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, जहां मुख्य टर्मिनल पर इतना पानी भर गया कि वहां यात्रियों को कई घंटे तक इस पानी से संघर्ष करना पड़ा। और सोचिए ये हाल हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, जहां इतने भी इंतजाम नहीं कि वहां पानी की निकासी हो सके। और यहां बात सिर्फ एक एयरपोर्ट की नहीं है, ये एयरपोर्ट जयपुर का है। जरा देखते चलिए आप कि इस समय वहां क्या हाल है। मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। हमारे देश में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जिनका बड़ा रिस्पेक्ट है, बड़ा सम्मान हमारे देश में होता है। और हमारे देश के जो छात्र हैं वो भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि ये वो अध्यापक हैं जब ये रील्स बनाते हैं या जब ये इनके वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, तो इन्हें बहुत व्यूज मिलते हैं और ये बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। ये छात्रों को बताते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये छात्रों के सामने नैतिकता की बातें करते हैं और बहुत सारे छात्र इनसे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन आज कुछ और आपको बताते हैं। ये तमाम वो कोचिंग सेंटर्स हैं जो खुद सील हो गए हैं इस बार, और इनमें देखिए कौन कौन लोग हैं। विकास दिव्य कीर्ति हैं, अवध ओझा हैं, पटना वाले खान सर हैं, राउ स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता हैं। और ये सारे वो लोग हैं जिनके कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और फिर इन्हें सील करना पड़ा। और हमें लगता है कि देखिए ये बड़े बड़े जो लोग हैं, ये जब इंस्टाग्राम पर आते हैं तो आपको बहुत सारी नैतिकता की बात बताते हैं, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला इन सब के जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये भी अवैध बेसमेंट्स में ही चल रहे थे। इन्होंने भी कानून के साथ, नियमों के साथ समझौता किया था। अब समझौता क्यों किया था? हमें लगता है कि इनकी कुछ ना कुछ मजबूरियां तो रही होंगी, इसीलिए इन्होंने कानून के साथ, नियमों के साथ समझौता किया और इसी कारण इन्होंने कोचिंग सेंटर के संचालन में नियमों की अनदेखी की। लेकिन यह बात तो तय है कि ये लोग छात्रों को अपनी रील्स में नैतिकता और ज्ञान का पाठ तो पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात पैसे कमाने की आती है तो ये अपने गुरुकुल को शिक्षा की दुकानों और बड़े बड़े शोरूम्स में बदल देते हैं। और राउ स्टडी सर्कल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां थोड़े दिन पहले दुर्घटना हुई थी। तो पूरे भारत की एक ही कहानी है, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारे देश की जो सड़कें हैं, हमारे देश की जो इमारतें हैं, पुल हैं, वो बारिश को, पानी को सहन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जो उम्र है वो बहुत छोटी होती है। तो समस्या क्या है? क्या हमारे टाउन प्लानर्स में कोई कमी है? हमारे आर्किटेक्ट्स में कोई कमी है? हमारे इंजीनियर्स में कोई कमी है?
या जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां इन्हें बना रही हैं उनमें कोई कमी है? ये इतनी जल्दी टूट कैसे जाती हैं सड़कें? ये एयरपोर्ट्स में पानी भर कैसे जाता है? जिन लोगों ने इन्हें बनाया है वो असल में जब ये बना रहे थे, इसकी योजना बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? क्या वो बात जानते नहीं थे कि भारत में हर साल बरसात होती है और इस प्रकार की बरसात होती है? इसलिए अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे नए और हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फर्क है। आज हमारे देश में नई नई सड़कें, एक्सप्रेसवेज, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं जो देखने में एकदम चमचमाते हुए आपको दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी यूरोप के किसी देश में आ गए हैं। लेकिन ये एक बारिश में ही अपना दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। इनके पानी अंदर तक भर जाता है, छतें लीक करने लगती हैं और स्थिति भी ये तब है जब हमारे देश में हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारें 10 से 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। ये रकम फिर से सुन लीजिए, 10 से 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो बारिश में टूट जाता है। महाराष्ट्र में हर साल नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 74,000 करोड़ रुपए, दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए, हरियाणा में 18,500 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए, उत्तराखंड में 13,000 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश में 1,47,000 करोड़ रुपए हर साल इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं। लेकिन ये एक बारिश में दम तोड़ देता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कंक्रीट रोड की औसत उम्र असल में 25 वर्ष होनी चाहिए। यह बात फिर से सुन लीजिए, जो आपके आसपास कंक्रीट की सड़क होती है उसकी औसत उम्र, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ऐसी ज्यादातर सड़कें पूरे भारत में 4 साल से पहले ही दम तोड़ देती हैं और कई सड़कें तो 1 साल में टूट जाती हैं। और जब वो टूटती हैं तो फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इस प्रकार हर कॉन्ट्रैक्ट में हर बार उस सड़क का जितनी बार पुनर्निर्माण होता है उतनी बार पैसा बनता है, उतनी बार भ्रष्टाचार होता है, उतनी बार रिश्वतें दी जाती हैं और ली जाती हैं। इस दिल्ली में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। यह कुतुब मीनार पिछले 800 वर्षों से ऐसे ही बारिश, तूफान, गर्मी, सर्दी, यहां तक कि हजारों भूकंप सह चुकी है, लेकिन अभी भी ये वैसे के वैसे ही खड़ी हुई है। आप देख लीजिए। इसी तरह जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने आज से लगभग 1200 वर्ष पहले 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था और एक समय ऐसा भी आया जब यह मंदिर पूरे 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा और यहां कई बाढ़ आई, बहुत सारे विनाश हुए। लेकिन 1200 वर्षों के बाद भी यह मंदिर अपने मूल रूप में आज भी सुरक्षित खड़ा है। इसी तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1942 में कलकत्ता में हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज का निर्माण करवाया था और आज 82 वर्षों के बाद भी यह हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से ऐसे ही खड़ा हुआ है। इसी तरह वर्ष 1920 में अंग्रेजों ने मुंबई शहर में नरीमन पॉइंट को मालाबार हिल से जोड़ने के लिए अरब सागर के साथ साथ एक दीवार खड़ी की, जिसके साथ मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया और यह दीवार आज भी 104 वर्षों के बाद पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि समुद्र की ताकतवर लहरें हर मिनट, हर दिन इस दीवार से टकराती हैं। और यहां बात सिर्फ इस एक दीवार की नहीं है, यह दीवार आज भी वैसे के वैसे ही है। मुंबई की जिस इमारत में बीएमसी का दफ्तर है, उस इमारत का निर्माण वर्ष 1893 में अंग्रेजों ने किया था और आज बीएमसी का दफ्तर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इसी बिल्डिंग में आज भी चलता है यहां से। और यह बिल्डिंग आज भी बारिश, तूफान, आंधी और भूकंप को सहने के बाद भी सुरक्षित है। लेकिन इस दफ्तर में ही बैठकर बीएमसी के अधिकारी मुंबई में जो निर्माण कर रहे हैं, मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो कुछ साल भी टिक नहीं पाता। और यही स्थिति दिल्ली के इंडिया गेट को देखकर आपको पता चलेगी। इंडिया गेट देख लीजिए, वैसे के वैसा ही खड़ा है। लाल किला और आगरा के ताजमहल को देख लीजिए, जो 1 से 3 सदियों के बाद भी अपने मूल रूप में सुरक्षित हैं। और अगर आप देखेंगे, ताजमहल के बगल से यमुना नदी जाती है। इसी प्रकार से अगर दिल्ली का आप लाल किला देखेंगे, उसकी भी बिल्कुल बगल से यमुना नदी बहती है। लेकिन पानी के इतने करीब होने के कारण भी यह इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी वैसे ही टिका हुआ है। इसीलिए यहां आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर हमारे देश में आज के टाउन प्लानर्स में, इंजीनियर्स में, आर्किटेक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ऐसी कौन सी कमी आ गई कि ये लोग एक टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे। तो 45 करोड़ लोगों के देश भारत के लिए 3 ओलंपिक मेडल्स काफी हैं।
और हमारे देश को अमेरिका, चीन और जापान जितने मेडल जीतने में अभी और कितना समय लगेगा। पहले आपको खुशखबरी सुनाते हैं। भारत ने आज ओलंपिक खेलों में अपना तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और यह तीसरा मेडल भी भारत को शूटिंग में ही मिला है। 28 वर्ष के स्वप्निल कुसाले ने पहली बार भारत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की मेंस श्रेणी में ओलंपिक मेडल दिलाया और यह एक बहुत बड़ी बात है। स्वप्निल कुसाले भारतीय रेल में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते हैं और यह उनका पहला ओलंपिक खेल था जिसमें उन्होंने देश को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इसलिए सबसे पहले उनके जो एम्प्लॉयर हैं भारतीय रेल, उन्हें हम बधाई देना चाहते हैं कि, और दूसरी बात, भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बधाई देना चाहते हैं। इससे पहले 22 वर्ष की मनु भाकर भी शूटिंग में ही भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर इतिहास रच चुकी हैं और उनके साथ मिक्स टीम इवेंट में 22 वर्ष के सरबजोत सिंह ने भी देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन आज हमारा आपसे एक सवाल है कि अगर हम आपको इन खिलाड़ियों की जाति के बारे में बताएंगे तो क्या इससे आपके जीवन में कुछ बदल जाएगा? क्या आपने इन खिलाड़ियों की जाति के बारे में जानने की कोशिश की? क्या आप इन खिलाड़ियों की जाति जानना चाहेंगे? क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि मेडल जीतने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, इनकी जाति क्या है? ये किस क्षेत्र से आते हैं? ये ओबीसी में आते हैं कि ये दलित में आते हैं कि ये अगड़े जातियों में आते हैं कि ये पिछड़ी जातियों में आते हैं? ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारे देश में बात बात पर सिर्फ जाति की बात होती है और आजकल तो जाति पूछने का फैशन सा आ गया है। हर चीज जाति के आधार पर हो रही है। हर नेता जातियों की अलग अलग दुकान खोलकर बैठा है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब ये खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलते हैं, मेडल जीतते हैं, तो क्या इनकी उपलब्धि पर गर्व करते हुए आप एक बार भी कभी सोचते हैं कि ये किस जाति से हैं? और आज बड़ा सवाल यही है कि जब हम देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को जाति से ऊपर, जाति से परे मानते हैं, तो चुनाव में हमारे देश के लोगों को आखिर क्या हो जाता है? और इसी देश के चुनाव में आम लोग और नेता हर चीज में जाति को क्यों खोजने लगते हैं? इस बार के ओलंपिक खेलों में अब तक 203 में से 48 देशों ने मेडल जीते हैं। तो टैली आप देख लीजिए, 203 देश शामिल हो रहे हैं, उनमें से 48 ने अपना खाता खोल लिया है, जिनमें हमारा देश इन 48 देशों में 42वें स्थान पर है, जबकि चीन इस बार की सूची में पहले स्थान पर है। चीन की आबादी 142 करोड़ है और वो अब तक 21 मेडल जीत चुका है, जिनमें 11 गोल्ड मेडल है। हमने अभी तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, चीन ने अब तक 21 मेडल जीते हैं और जिसमें गोल्ड मेडल भी मैंने आपको बता दिया। जबकि भारत की आबादी 145 करोड़ है और हमने अब तक सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और अब भी हमारा देश गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए तरस रहा है। भारत की स्थिति तब है जब दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे पास है। भारत की आधी आबादी यानी 72.5 करोड़ लोगों की औसत उम्र 28 वर्ष से कम है, यानी सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है। सबसे ज्यादा मेडल हमारे होने चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% है। दूसरी तरफ जापान को देखिए। जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है, जहां आधी आबादी की उम्र 49 वर्ष से ज्यादा है। बूढ़ा हो चुका है यह देश, लेकिन इसके बावजूद चीन और फ्रांस के बाद जापान सबसे ज्यादा 15 मेडल्स जीतकर इस सूची में तीसरे नंबर पर है। और इससे पता चलता है कि मेडल सिर्फ उम्र से नहीं जीते जाते। तो आज हम ये देखेंगे कि मेडल कैसे जीते जाते हैं, पैसे से या उम्र से। मेडल वही देश जीतते हैं जिनकी रगों में खेलों वाला खून दौड़ता है और जहां स्पोर्टिंग कल्चर बहुत मजबूत है। पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल जीतने पर सबसे ज्यादा 6 करोड़ 40 लाख रुपए की इनाम राशि हांगकांग में मिलती है। इसके बावजूद आज तक के इतिहास में हांगकांग ने सिर्फ 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिंगापुर में खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ 20 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन वहां भी आज तक सिर्फ 3 गोल्ड मेडल जीते गए। इस बार तो उसका खाता तक नहीं खुला और इससे आप कह सकते हैं कि मेडल का पैसे से असल में कोई लेना देना नहीं। अगर इसका संबंध पैसे से होता तो आज चीन पदक तालिका में 41वें स्थान पर होता और भारत शायद पहले स्थान पर होता। कैसे? देखिए, चीन में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए का इनाम मिलता है, जबकि भारत में 75 लाख रुपए मिलते हैं और यह 75 लाख रुपए की इनाम राशि राज्य सरकारों की इनाम राशि से अलग है। राज्य सरकारें तो करोड़ों रुपए देती है। औसतन अगर आप देखें, हमारे देश में कोई अगर ओलंपिक का
खेलों का गोल्ड मेडल जीतकर लाए तो कम से कम अलग अलग सरकारों से उसे 5 से 6 करोड़ रुपए का इनाम मिल ही जाता है। लेकिन सोचिए, चीन के खिलाड़ियों को हमसे आधी राशि भी नहीं मिलती। इसके बावजूद वो दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतते हैं। इसका कारण यही है कि चीन की तरह हमारे देश में स्पोर्टिंग कल्चर, खेलों को लेकर जागरूकता, अनुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। और जिस दिन इसमें बदलाव आने लगेगा, उस दिन से हमारे देश में भी ओलंपिक मेडल जीतने के लिए हम तरसना बंद कर देंगे। आपको हमास के चीफ इस्माइल हनिये की अंतिम यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। उसकी शोक सभा में हजारों लोग आज शामिल हुए और इन तस्वीरों ने आज पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। और वो ये कि किस तरह हजारों लोग इकट्ठा हुए और इस्माइल हनिये के शव को तेहरान यूनिवर्सिटी में श्रद्धांजलि आज दी गई है। और इस मौके पर हुई प्रार्थना में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खुमैनी भी मौजूद थे। अब इस आतंकवादी के शव को कतर की राजधानी दोहा ले जाया जाएगा और इस्माइल हनिये को वहीं पर दफन किया जाएगा।